दोस्तों, ये तो हर माता-पिता अपने बच्चे को एक बेहतर ज़िंदगी देने का प्रयास करते हैं। उनका मानना होता है कि मैं अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा दूँ, बेहतर से बेहतर खाना दूँ, बेहतर से बेहतर कपड़े दूँ। हर माँ-बाप का ये सपना होता है। लेकिन सपना तब अधूरा रह जाता है जब माँ-बाप गरीब होते हैं। वो चाहकर भी अपने बेटों को, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते, अच्छा संस्कार नहीं दे पाते और अच्छा व्यवहार नहीं दे पाते। दोस्तों, ऐसे ही एक माता-पिता होते हैं जिनकी इकलौती संतान एक बेटी होती है और उनका एक सपना था कि मैं अपनी बेटी को पढ़ा-लिखा कर एक अच्छे पोस्ट पर एक अच्छी नौकरी दिलवाऊँ, ताकि उसकी ज़िंदगी जो है वो खुशहाल बीत सके और उनका सोच था कि अगर मैं इसे पढ़ा-लिखा कर एक अच्छी पोस्ट पर पहुँचा दूँ, तो लोग बेटियों में भेदभाव करना भूल जाएँगे। दोस्तों, आपको बताते चले, ये जो आदमी थे पढ़े-लिखे तो नहीं थे, लेकिन इनकी सोच इतनी अच्छी थी कि बेटियों में भेदभाव करना लोगों को छुड़ाना चाहते थे। दोस्तों, ऐसे ही जब वो अपना पढ़ाई गाँव की कंप्लीट करते हैं हाई स्कूल तक, उसके बाद जब 11वीं में एडमिशन करना होता है, तो वो शहर जाती है। उस शहर जाने के लिए उसे पैसों की तंगी होती है और उसके बाद वो कर्ज़ लेकर के उसे शहर में पढ़ाने भेजते हैं। दोस्तों, वहाँ से जाने के बाद जब वो अपना पढ़ाई पूरा करती है, पढ़ाई पूरा करने के बाद जब उसकी नौकरी नहीं लगती और वो आकर घर बैठ जाती है दोस्तों, जो कर्ज़दार होते हैं, वो कर्ज़ा माँगने के लिए अपना दिया हुआ पैसा माँगने लेके जब उसके घर आने लगते हैं, तो दोस्तों, एक दिन उन कर्ज़दारों की जो नज़र है, उनकी लड़की पर पड़ जाती है। उसकी जो खूबसूरती थी, जो उसकी जवानी थी, उसको देख कर के एकदम मोहित हो जाते हैं वो लोग और उनके दिमाग में एक खतरनाक प्लान चलता है कि क्यों ना इसी लड़की से अपना पैसा वसूला जाए। अब दोस्तों, वो लड़की ना चाहते हुए भी उनके मन मुताबिक चाहते ही वो कर्ज़ा उतारने पर मजबूर होती है और वो जो सूदखोर होते हैं, उस लड़की से अपना जो कर्ज था वो उतरवाने के लिए कई हथकंडे अपनाते हैं और उस लड़की को मजबूर होना पड़ता है, उनके आगे झुकना पड़ता है दोस्तों। तो आइए पूरी कहानी जानते हैं क्या है। बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये जो कहानी है, ये कहानी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले की है, एक छोटे से गाँव की। मेवाराम नाम के एक व्यक्ति होते हैं, बहुत ही गरीब थे। मज़दूरी मेहनत करके अपना जो गुज़ारा है करते थे। उनको कोई संतान नहीं हो रही थी। बहुत दर-बदर की ठोकरें खाने के बाद एक लड़की उनको जन्म लेती है। वो लड़की जब बड़ी होती है, स्कूल जाने लगती है, तो पढ़ाई में बहुत तेज़ थी, बहुत तर्रार थी। मेवाराम जो होते हैं, जो उनकी पत्नी होती है, अपनी लड़की से बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे, किसी बेटे से कम उसको नहीं आना। दोस्तों, जब वो हाई स्कूल तक पढ़ाई कर लेती है गाँव में, तो उसको आगे की पढ़ाई के लिए बलरामपुर जिला जो सिटी होता है, वहाँ पर जाना था। गाँव से काफ़ी दूर था। तो जो मेवाराम होते हैं, कर्ज लेकर के उसे एक स्कूटी ले देते हैं और उस स्कूटी से वो पढ़ाई करने के लिए जाने लगती है। 12वीं तक का जो पढ़ाई है वो सिटी में करती है। तब तक जो मेवाराम थे, जो स्कूटी के लिए कर्ज लिए थे, वो धीरे-धीरे करके चुकता कर देते हैं। अब आगे की जो पढ़ाई है, वो उसे बोली मैं इलाहाबाद से करना चाहती हूँ। तो जो मेवाराम होते हैं, कहते बेटा कोई बात नहीं, तुम्हें जहाँ से भी पढ़ना हो पढ़ो, पैसे का टेंशन तुम बिल्कुल मत लेना। अब दोस्तों, मेवाराम जो होते हैं, वो कहीं न कहीं से पैसा का इंतज़ाम करते हैं और आगे की पढ़ाई के लिए उसे इलाहाबाद भेज देते हैं। दोस्तों, लेकिन कहीं न कहीं मेवाराम और उनकी पत्नी के दिल में एक दर्द होता था, क्योंकि लड़की जो थी वो 21 साल की हो चुकी थी और इस बीच में जो उसके साथ में पढ़ने वाली लड़कियाँ थीं, वो कहीं न कहीं आए दिन मेवाराम और उनकी उनकी पत्नी को सुनने को मिलता था कि आज उनकी लड़की यहाँ पकड़ी गई है, उनकी लड़की वहाँ पकड़ी गई, वो वहाँ बात करती थी, वो वहाँ बात करती थी। ये सारी बातें सुन कर के उनको भी टेंशन होता था। लेकिन जो उनकी लड़की थी जिसका नाम दीपा होता है, वो इतनी सीधी थी कि अपने माँ-बाप को बिना बताए कहीं भी नहीं आती-जाती थी और जहाँ भी जाती थी, समय से घर आ जाती थी। अगर किसी दोस्त के यहाँ जाना हुआ, तो बाकायदा उनको बताती थी कि मुझे वहाँ जाना है, उनसे बात भी करवाती थी। इतना क्लियरिटी करके तब वो कहीं घर से जाती थी। इस बाबत
जो मेवाराम होते हैं उसके ऊपर भरोसा करते हैं। भरोसा करने के बाद दोस्तों वो उस इलाहाबाद उसको पढ़ने के लिए भेज देते हैं। इस बीच में दोस्तों जो मेवाराम होते हैं, एक साहूकार होता है, साहूकार से वो काफ़ी पैसे उठा लेते हैं, लगभग 2 लाख रुपए अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए। साहूकार जो था वो कहता है कि देखो मैं पैसे तुम्हें दे तो दूँगा, लेकिन जब देने का वक़्त आएगा तो मजबूरी का कोई बहाना मत देना कि मैं इतना नहीं दे पाऊँगा, उतना नहीं दे पाऊँगा। जितना मेरा पैसा बनेगा उतना आपको देना पड़ेगा। मेवाराम जो होते हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, आपका जो भी बनेगा मैं एक-एक पाई आपका चुकता कर दूँगा। मेरी बेटी पढ़ रही है, उसे नौकरी मिलते ही मैं आपका सारा पैसा चुकता कर दूँगा। अब दोस्तों देखते ही देखते वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है, पढ़ाई पूरी कर लेती है इलाहाबाद से। जब इलाहाबाद में वो पढ़ाई कर रही थी दोस्तों, तो बहुत सारे लड़के उसके ऊपर ट्राई करते हैं, उसे पटाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन हर कोई थक हार करके उससे दूर हो जाता और उसको दीदी बोलने लगता, क्योंकि वो किसी को भाव नहीं देती थी, किसी के लाइन में आती नहीं थी। उसी में एक लड़का होता है जिसका नाम रमाकांत होता है। रमाकांत जो है वो दीपा के ऊपर फ़िदा हो गया था और वो उसके पीछे काफ़ी हाथ धोकर पड़ जाता है और लड़कों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा आए दिन उससे बातचीत करता रहता, उसे अपने प्यार में लाने के लिए कोशिश करता रहता। एक दिन उससे पूछता ही है, क्या तुम्हारा कभी मन नहीं करता कि तुम किसी लड़के से प्यार करो, उसकी बाहों में अपना सर रख कर के उससे बातें करो? कहता है, वो कहती है मैं प्यार करती हूँ ना। कौन कहता मैं प्यार नहीं करती? कहता किससे करती हो? कहती है मैं अपने माँ-बाप से प्यार करती हूँ। जो रमाकांत होता है वो अपना सर पकड़ लेता है दोस्तों, कहता माँ-बाप से कौन प्यार नहीं करता? मैं माँ-बाप की प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की प्यार की बात कर रहा हूँ। तो कहती है देखो इतना टाइम मेरे पास नहीं है और मेरे माँ-बाप जो हैं वो एक गरीब परिवार हैं और मुझे बहुत भरोसे से यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा है। जिस जगह से मैं आई हूँ, उस जगह पर लोग हाई स्कूल पढ़ा करके और अपनी-अपनी लड़कियों की शादी करवा देते हैं, उन्हें ससुराल वाला बना देते हैं। लेकिन मेरे माँ-बाप ने मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे यहाँ भेजा है, तो ये सब करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। दोस्तों वो बताती है, कहती है मेरा भी मन करता है ये सब करने का, लेकिन जो भी करना होगा मैं शादी के बाद करूँगी, अपने पति के साथ में करूँगी। अगर मुझे कोई मिल गया, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो जो रमाकांत होता है कहता है क्या मैं अच्छा नहीं हूँ? मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? वो कहती है मैंने ऐसा कब कहा कि तुम मुझे अच्छे नहीं लगते हो? दिखने में इतने भी बुरे नहीं हो। तुम मुझसे शादी कर सकते हो। लेकिन शादी करने के लिए मेरे माँ-बाप के पास तुम्हें जाना पड़ेगा और उसके बाद तुम्हें उनसे बात करना पड़ेगा, उनसे इजाज़त लेना पड़ेगा। दोस्तों ये सब बातें होती है। पढ़ाई पूरी हो जाती है, पढ़ाई पूरी होने के बाद कई सारी एग्ज़ाम देती है, बहुत सारे टेस्ट देती हैं, लेकिन कहीं भी नौकरी नहीं लगती। इस बीच में वो घर आ जाती है, घर आने के बाद इसी बीच में उसके पहले जो साहूकार था उसका लड़का एक दिन मेवाराम के पास आता है, कहता है चाचा जी आपने जो ज़मीन रखी थी 1 बीघा मेरे पास और जो आपने पैसा लिया था, आपकी ज़मीन से ज़्यादा मेरा पैसा हो रहा है, किसी दिन आके आप हिसाब कर लीजिए और जो पैसा मेरा बढ़ रहा हो, वो आप दे दीजिए या फिर आप सिक्योरिटी के तौर पर कोई और चीज़ रखें, ताकि मैं आपका जो पैसा है वो आगे बढ़ा पाऊँ। अब दोस्तों वो उसको हाँ करके टाल देते हैं। फिर दोस्तों 2-4-6 दिन जब नहीं जाते हैं, इस बीच में जो उसकी बेटी होती है वो घर पर आ जाती है और वो आने के बाद एक दिन जो साहूकार का लड़का है, वो फिर आ जाता है। वो आने के बाद उससे कहता चाचा जी आप आए तो थे नहीं, मैं आपका हिसाब बनाकर ले आया हूँ। दीपा जो है वो अंदर से सारी बातें सुन रही थी। कहता है आपने 2.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए लिया था और आपका 2.5 लाख रुपए का खेत बन रहा है और मेरा जो है 3 लाख रुपए बन चुका है। इसके लिए आपका 50,000 रुपए और बढ़ रहा है। या तो आप मुझे 50,000 रुपए दे दीजिए और या तो फिर कोई ऐसी चीज़ मेरे पास रखिए जिससे उस 50,000 से ज़्यादा हो। दोस्तों जो मेवाराम होते हैं वो बताते हैं, कहते हैं भैया तो मेरा खेत है उसका जो वैल्यूएशन है कम से कम 4 से 5 लाख रुपए है और आप मेरे खेत का जो कीमत है वो 2.5 लाख रुपए लगा रहे हो और ये कहाँ का न्याय है? फिर दोस्तों जो साहूकार का बेटा होता है कहता है चाचा जी आपने पैसे लेते हुए क्या कहा था?
कि पैसे देने के टाइम पे आप कोई आर्गुमेंट नहीं करेंगे, कोई बहाना नहीं बनाएँगे कि ऐसा है, वैसा है। अब दोस्तों जो मेवाराम होते हैं उस जगह पर चुप हो जाते हैं। फिर दोस्तों कहते हैं भैया आपका 3 लाख रुपए हो रहा है, आप मेरा ज़मीन रख लो और मुझे कर्ज़ से मुक्त कर दो। मैं अपनी ज़मीन वापस नहीं लूँगा। लेकिन जो साहूकार का लड़का होता है, वो मानने को तैयार नहीं था। तभी दीपा जो है वो कुछ काम के लिए बाहर निकलती है और जो साहूकार का लड़का होता है, उसकी नज़र दीपा के ऊपर पड़ जाती है। दीपा को देखते ही वो एकदम उसके जो हुस्न का दीवाना हो जाता है, एकदम निखरी हुई जवानी थी उसकी। वो पूछता है, "क्या ये आपकी बेटी है?" कहता, "हाँ, ये मेरी बेटी ही है।" कहता, "एक ऑप्शन है आपके पास पैसे चुकाने का।" कहता, "अगर आप चाहें तो ये आकर मेरे स्कूल में मेरा एक स्कूल है जो मेरे पिताजी खोल रखे हैं, हाई स्कूल तक और उसमें आकर ये पढ़ा सकती हैं। वैसे तो लोगों को मैं 5,000 रुपए सैलरी देता हूँ, लेकिन अगर ये पढ़ाने आएँगी, तो इनको मैं 7,000 रुपए सैलरी दूँगा और लगभग 1 साल में ये अपना कर्जा भी चुका देंगे और साथ-साथ में कुछ कमा भी लेंगी।" अब दोस्तों, जो मेवाराम होते हैं, वो अपनी बेटी से पूछते हैं, कहते हैं, "क्या बेटी पढ़ाने जाओगी?" हालाँकि जो दीपा होती है, वो 1 साल के लिए बाहर और रहना चाहती थी, कुछ तैयारी करके कुछ नौकरी हासिल करना चाहती थी, लेकिन मजबूरी में वो हाँ कर देती है। क्योंकि मेवाराम जो थे वो कभी दीपा को ये नहीं बताए थे कि पैसे मैंने सूद पर लिया है। वो उसे सिर्फ इतना ही बताते थे कि फलाँ रिश्तेदार से लिए हैं, फलाँ रिश्तेदार से लिए हैं। लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं बताया कि मैंने पैसे सूद पर लिया है। अब दोस्तों दीपा जो है वो दूसरे दिन से उसके स्कूल में पढ़ाने जाने लगती है। जब 3-4 दिनों का वक़्त बीत जाता है, तो जो साहूकार का लड़का था, वो स्कूल का एक मैनेजर था और अपना एक ऑफ़िस बना रखा था। दीपा को अपने ऑफ़िस में बुलाता है और उससे मीठी-मीठी बातें करने लगता है। कहता है कि इतने दिन तुम इस शहर में रही हो, कहीं कोई बॉयफ्रेंड वगैरह बनाई थी कि नहीं? तो कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। कहता, मुझसे मत छिपाओ, मैं तुम्हारे दोस्त जैसा हूँ। अगर नहीं बनाई थी तो छोड़ दी होगी यहाँ आने पर। तो कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों ये मीठी-मीठी बातें करता है। 3, 4, 5 दिनों तक जब वो मीठी-मीठी बातें करता है, उसको समझ में आता है कि ये ऐसे हाथ में आने वाली है नहीं, सीधी उँगली से घी नहीं निकलेगा। तो फिर एक दिन छुट्टी का दिन होता है और काम के बहाने दीपा को स्कूल वो बुलाता है और स्कूल में कोई नहीं था और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। दोस्तों, दीपा जो है किसी तरह से अपनी इज़्ज़त बचा करके वहाँ से भागती है और भाग कर के घर आती है। घर पर आके वो रोती है, बिलखती है कि ऐसे हैवान इस दुनिया में पड़े हुए हैं। दोस्तों दूसरे दिन जब वो स्कूल नहीं जाती तो उसकी माँ पूछती, "क्या हुआ बेटा स्कूल नहीं जाओगी?" तो कहती, "नहीं माँ आज स्कूल नहीं जाऊँगी, आज मेरा कुछ तबीयत ठीक नहीं है।" दोस्तों ये सब हो ही रहा था कि जो रमाकांत था उसके साथ में पढ़ रहा था। वो पता लगाते हुए दीपा के घर पहुँच जाता है और उसके पिताजी से पूछता है, "क्या ये दीपा का घर है?" उसके पिताजी एकदम चौंक जाते हैं, कहते हैं, "हाँ है, पर तुम कौन हो?" कहता है, "मैं दीपा के साथ में उसके स्कूल में पढ़ता था। क्या दीपा घर पर है? है तो उसको बुला दीजिए।" दोस्तों दीपा जो है वो बाहर निकलती है, वो अक्सर अंदर ही रहती थी। क्योंकि अक्सर उससे लोग पूछने वाले आ जाते थे उसको देख कर के, "क्या हुआ? तुम्हारी नौकरी क्या हुई?" उसकी चुस्कियाँ लेने आ जाते थे, उसके मज़ाक उड़ाने के लिए आ जाते थे लोग। तो इसलिए वो अक्सर घर में ही रहती थी। दोस्तों वो बाहर निकलती है, रमाकांत को देखकर वो एकदम हैरान रह जाती है, कहती, "तुम यहाँ कैसे?" कहता है, "बस तुम्हारे लिए आ गया और बहुत ही मशक्कत से तुम्हारा एड्रेस मुझे मिला और बहुत ही मेहनत से मैं तुम्हारे पास पहुँचा हूँ।" दोस्तों चाय-पानी का वो व्यवस्था करती है। रमाकांत जो है वो चाय-पानी करता है। फिर दीपा से कहता है, "तुम्हारी ये बताओ पहले तो शादी हुई है कि नहीं हुई है?" कहती है, "नहीं अभी तो शादी नहीं हुई है। मेरे घर की हालत देखो, अभी शादी कहाँ कर सकते हैं।" तो कहता है कि अगर बुरा ना मानो तो तुमने मुझसे कहा था कि मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ। तुम मुझसे शादी कर सकती हो क्या? तो आज मैं पूछने आया हूँ तुमसे, तुम मुझसे शादी करोगी क्या? तो कहती है हाँ करूँगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे माँ-बाप से बात करनी पड़ेगी। अगर वो हाँ करते हैं तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। फिर भी पूछती है, कहती है कि ऐसे
लेकिन अचानक तुम्हें शादी का ख्याल कैसे आ गया? उसने कहा, देखो, मेरा पुलिस इंस्पेक्टर में भर्ती हो गया, मैं एक पुलिस वाला बन गया हूँ, मेरी नौकरी 6 महीने हो गए लगे हुए। मेरे घर वाले मेरे लिए लड़की देखने लगे। फिर मैंने अपने घर वालों से बताया कि मैं एक लड़की को जानता हूँ कॉलेज के दिनों से और मैं उसे चाहता भी था। मुझे थोड़ा टाइम दे दो, अगर वो लड़की मुझसे शादी करना चाहती है तो आप लोग उससे मेरी शादी कर देना, और अगर उसकी शादी हो गई होगी या नहीं करना चाहेगी तो आप लोग जहाँ चाहोगे मैं शादी कर लूँगा। तो मेरे घर वालों ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, जाके देख लो, अगर वो शादी करती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं वहीं पर तुम्हारी शादी कर दूँगा। और मैं तुम्हें ढूँढते हुए यहाँ पर आ गया। अब दोस्तों, उसके बाद जो मेवाराम होते हैं और जो रमाकांत होता है, वो मेवाराम से बातचीत करता है। मेवाराम जो हैं वो ऐतराज़ नहीं करते हैं, वो भी शादी के लिए हाँ कर देते हैं, क्योंकि घर बैठे-बिठाए एक अच्छा लड़का, नौकरी वाला लड़का मिल रहा था, वो भी शादी के लिए हाँ कर देते हैं। और मई 2024 में इन दोनों की धूम-धाम से शादी कर दी जाती है और ये दोनों एक अच्छी ज़िंदगी बिता रहे हैं। इन दोनों का एक बेटा भी जन्म ले चुका है। तो दोस्तों, ये रही कहानी, कैसी लगी? क्या दीपा जैसी लड़कियाँ आज के डेट में भी हैं? ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैसी लगी कहानी, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। ज़रा-सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।